एक चीज़ जो हम कभी डिसाइड नहीं कर सकते वो है कि इंडिया में टोटल लॉज कितने हैं और कौन सा लॉ कब एप्लीकेबल होता है। ऐसे में जब कोई एम्प्लॉय एक नई नौकरी के लिए मार्केट में निकलता है तो ऐसे कौन से इम्पॉर्टेंट लेबर लॉज होते हैं जिसके बारे में उसको पता होना चाहिए। सीटीसी क्या होती है, इन हैंड सैलरी क्या होती है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, कौन कौन से डिडक्शंस एप्लीकेबल होते हैं और हर साल उसे कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो मिलने चाहिए। आज के इस लेक्चर में हम 10 ऐसे लेबर लॉज में डील करेंगे जो कि एक एम्प्लॉय को, एक स्टूडेंट को अवेयर करेगा उसके राइट्स के बारे में। मुझे इस वीडियो के लिए, मुझे इस लेक्चर के लिए, इस टॉपिक के लिए बहुत सारे सजेशंस आए। मेरी फीड में बहुत सारे ऐसे सजेशंस पड़े थे जिसमें पीपल वर सेइंग कि प्लीज़ मेक वीडियो, प्लीज़ गिव अस अ लेक्चर ऑन लेबर लॉज। सो आई थॉट कि आज मैं इस टॉपिक को लूँ, इस टॉपिक के बारे में बीइंग माई ड्यूटी आप सबको अवेयर करूँ। It's my moral duty to make the public aware of the laws, aware of their rights and their duties too. So, hello everyone, this is Anvesha Joshi and welcome back to my channel. So, आज का lecture I think बहुत interesting होने वाला है and this lecture is especially for the young youths, for the young employees and the youths of the country, of the nation. So guys, let's begin. तो हम शुरू करते हैं। लेबर लॉज आर मेड स्पेशली फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। ये बेसिकली एम्प्लॉयज़ के राइट को प्रोटेक्ट करता है। लेबर लॉज का मेन मकसद ही एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करना होता है, जिसके लिए लेबर कोड सेटअप होते हैं। सो अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको इन लॉज के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप नई जॉब करने जा रहे हो तो आपको उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले पता होना चाहिए कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है। प्लस आपने देखा होगा कि जब आपको सैलरी मिलती है तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है जो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाती है, जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में दी गई होती है। तो ये सारे इश्यूज़ आपके लिए प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें और आप इसको एमिकेबली सॉल्व कर पाओ, इसी वजह से लेबर लॉज आपकी मदद के लिए बनाए गए हैं। लोगों को बेसिकली बस इनकम टैक्स डिडक्शंस के बारे में पता होता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिडक्शंस हो रहे होते हैं सैलरीज़ में जिसके बारे में आप अवेयर नहीं होते हो। आज मैं आपको 10 इम्पॉर्टेंट लेबर लॉज के बारे में बताऊंगी और उनके एक एक एक्ट की समरी इन लेस देन 1 मिनट्स में आपको बताऊंगी, आपको समझाने की कोशिश करूंगी। एक एक एक्ट खुद में बहुत बड़ा होता है, इसलिए मैं आपको पूरा एक्ट तो नहीं समझा पाऊंगी इस लेक्चर में। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस सारे एक्ट्स का जिस्ट आपको बता पाऊँ और डिस्क्रिप्शन में मैं सारे एक्ट्स आपके हेल्प के लिए प्रोवाइड करवाऊंगी, सो दैट अगर आपको इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन गो इन माई डिस्क्रिप्शन एंड चेक आउट द लिंक्स फॉर द एक्ट्स। तो हम शुरू करते हैं। मे बी कुछ सालों बाद जो एक्ट्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो कोड्स में चेंज हो जाएं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्ट्स चेंज होंगे कोड्स में। एक्ट फॉर एग्जांपल मिनिमम वेजेस एक्ट है तो वो मिनिमम वेजेस कोड हो जाएगा, बट जो क्रक्स हैं एक्ट के वो सेम रहेंगे। सो इट विल नॉट मेक अ बिग डिफरेंस। तो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के एक्ट नंबर 1 से। एक्ट नंबर 1 बोलता है मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में कि व्हाट इज अ मिनिमम वेजेस एक्ट। सो इट टेल्स कि कम से कम आपको कितनी सैलरी मिलनी ही चाहिए। अब ये डिपेंड करता है 3-4 फैक्टर्स में, और वो है कि आप कौन से स्टेट में हो, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आप स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, आपकी एजुकेशन क्या है, एंड आप कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। सो बेसिकली आपको अपनी स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपनी स्टेट के मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा एक्ट नहीं है, ये आप एक लेमैन की लैंग्वेज में भी इस एक्ट को अगर आप पढ़ने बैठोगे, अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आई है तो आप इसको बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट देन लॉयर्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू, कि एटलीस्ट आप कितनी सैलरी ड्रॉ कर रहे हो, आपको कितनी सैलरी मिलनी ही चाहिए, ये मिनिमम वेजेस एक्ट आपको बताता है। Now quickly coming to Act number 2, and that is Payment of Wages Act 1936. So Payment of Wages Act 1936 बोलता है कि salary should be paid by employer by every 7th of month. नहीं तो इसमें एक बहुत बड़ा ऑफेंस लगता है। हर एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज़ को हर महीने की हर 7 तारीख को सैलरी देनी चाहिए, और वो अगर ऐसा नहीं करता है तो इसमें एक ऑफेंस क्रिएट होता है।
एक्ट गवर्न्स डिडक्शन, ये एक्ट डिडक्शंस को भी गवर्न करता है। कंपनी मनमाने डिडक्शंस नहीं कर सकती है। इट हैज़ टू फॉलो द एक्ट क्लियरली। तो हम चलते हैं एक्ट नंबर 3 की तरफ, जो कि है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। सो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 सेज कि इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अ मैन एंड वुमेन व्हेन दे हैव द सेम क्वालिफिकेशंस फॉर द सेम पोजीशन। अगर उनकी सेम क्वालिफिकेशंस हैं, सेम डिग्री है एंड वो सेम एक पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो हम उस पर इस चीज़ पर डिफरेंशिएट नहीं करेंगे कि वो एक मैन है या एक वुमेन है। वो सेम क्रीड का है, सेम सेक्स का है, सेम रिलीजन का है, हम इस चीज़ को बीच में नहीं लेके आएंगे और हम उनको इक्वल पे करेंगे, इक्वल रेम्यूनरेशन देंगे। सो दिस इज व्हाट इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 सेज। नाउ एक्ट नंबर 4 में जाने से पहले मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताती हूँ। वो है वेज रेट, कॉस्ट टू कंपनी एंड नेट वेज। वेज रेट क्या होता है, कॉस्ट टू कंपनी यानी कि सीटीसी क्या होता है और नेट वेज क्या होता है। मैं इसके बारे में आपको पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। तो वेज रेट होती है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। इसके आधार पे जो आपको सैलरी, जो आपकी नेट वेज है, वो आपके घर पे आती है, वो आपको मिलेगी। और वैसे ही कॉस्ट टू कंपनी इस पे डिपेंड होती है। इसका आप ऑर्डर समझिए, मिडिल में हम रखेंगे वेज रेट को, यानी कि सबसे ऊपर आ गया सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी, फिर आ गया वेज रेट, फिर आ गया नेट वेज। अब हम इन तीनों को ऑर्डर वाइज समझते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम एक्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बताता है प्रोविडेंट फंड के बारे में। सो दिस एक्ट इज कॉल्ड एज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। सो इट गवर्न्स प्रोविडेंट फंड एंड पेंशंस ड्यूरिंग द रिटायरमेंट। ये गवर्न करता है आपको जो पीएफ का पैसा मिलना है और रिटायरमेंट के टाइम पेंशन मिलनी है, क्योंकि आज की डेट में मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज दे आर नॉट इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो कोई एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेंशन तो आपको मिलेगी नहीं आपके रिटायरमेंट के टाइम पे। तो आपको जो कोई भी पेंशन मिलेगी वो आपको खुद के पैसे इकट्ठा करके बनानी पड़ेगी। इसमें आपकी सैलरी का 12% डिडक्शन होगा, जो कि बेसिक प्लस डीए पे होगा, और एम्प्लॉयर 12% प्लस 1% एडिशनल चार्जेस देगी, जिसमें कि 1% इज इंश्योरेंस प्लस एडमिन चार्जेस। नाउ एक्ट नंबर 5 इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। इसमें मेडिकल इंश्योरेंस जो कि इंडिविजुअल एंड फैमिली को मिलता है, एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इन केस यू आर ट्रैवलिंग फॉर द ऑफिस पर्पसेस, जो कि इंडिविजुअल को मिलेगा। इसमें लिमिट रखी गई है 21,000 रुपये तक की। जिसकी सैलरी 21,000 रुपये से ऊपर है या 21,000 रुपये है, उसको इस इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है। इसका डिडक्शन बहुत कम होता है, विच इज़ लाइक 0.75% ऑफ द वेजेस। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, किसी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 है, तो उसका 75 रुपीज़ डिडक्ट होंगे, यानी उसको मिलेंगे अराउंड 9,925 एंड 325 उसमें एम्प्लॉयर ऐड करेगा, एम्प्लॉयर जमा करवाएगा, तो इसमें सीटीसी उसकी टोटल बन जाएगी 10,325 रुपीज़। Now coming to the 6th act, that is Bonus Act 1965। अब बोनस के नाम पे सबके चेहरों पे खुशी आ जाती है कि अरे वाह, बोनस मिलेगा। ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है कि अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो उसमें गवर्नमेंट ने स्टैट्यूटरी बोनस मैंडेट कर रखा है। बोनस मिलता है आपकी वेजेस के 8.33%, जो कि एक लोअर लिमिट सेट करी हुई है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि 8.33 इज़ अ लोअर लिमिट, कि इन केस अगर आपकी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रही है या आपकी कंपनी में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है, तो वो 8.33% का बोनस आपको करेगी इंक्रीज। बट इन केस अगर आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, तो उसकी लिमिट 20% तक पहुंच जाती है। सो दिस इज द बोनस एक्ट 1965। नाउ द 7th एक्ट इज ग्रेच्युटी एक्ट 1972। यानी अगर आप किसी भी कंपनी के एक बहुत पुराने एम्प्लॉय हो और आपने बहुत सारा कंपनी के लिए काम किया है, तो कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि जिस टाइम भी आप कंपनी को छोड़ो तो कंपनी आपको एक ग्रेच्युटी दे। ग्रेच्युटी को हिंदी में बोलते हैं, कंपनी अपनी तरफ से एक आभार व्यक्त करेगी। तो अब ऐसे तो कोई कंपनी देगी नहीं आपको पैसे, तो सरकार को इस चीज को अटमोस्ट प्रायोरिटी पे रख के एक ग्रेच्युटी एक्ट पास कराना पड़ा, एक ग्रेच्युटी लॉ बनाया।
तो इसमें क्या है कि अगर आप किसी भी कंपनी में 5 साल से ज़्यादा काम कर चुके हो तो आपको एवरी ईयर ऑफ वर्किंग के हिसाब से ग्रेच्युटी कंपनी देगी। अब उसका कैलकुलेशन कंपनी डिसाइड करेगी कि वो किस हिसाब से आपको देगी। नाउ द 8th एक्ट इज प्रोफेशनल टैक्स एक्ट, जिसमें कि 2500 पर एनम फाइनेंशियल ईयर में 2500 से ज़्यादा डिडक्शन नहीं हो सकता, सिर्फ 2500 पर एनम का डिडक्शन होगा जो कि सरकार को जाएगा। सो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये पैसा टैक्सेबल अमाउंट है और ये गवर्नमेंट के फंड्स में जाता है। नाउ द 9th एक्ट इज लेबर वेलफेयर फंड एक्ट। दिस इज फॉर बेसिक फैसिलिटी, ये बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए ये टैक्स डिडक्ट होता है एम्प्लॉयज़ का। एंड ये फैसिलिटीज़ होती हैं सच एज अपने आप एम्प्लॉयज़ को प्ले ग्राउंड प्रोवाइड करवा रहे हो, उनको रिक्रिएशनल प्लेसेस पे कहीं घूमने के लिए आप उनको you are sending them to such places for their recreation, because employees satisfaction is the must। अगर आपके employees satisfied हैं तो ही आपकी कंपनी की अच्छी ग्रोथ होगी, अदरवाइज आपकी कंपनी अच्छी ग्रोथ एंड अच्छी प्रॉफिट नहीं दे सकती। ट्रैवल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, सो दिस इज बेसिकली फॉर माइन्यूट एक्सपेंसेस टैक्सेस। नाउ कमिंग टू द 10th एक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, प्राइवेट सेक्टर्स में, इसमें मैं फैक्ट्री नहीं इंक्लूड करूँगी बिकॉज उसका फिर अलग एक्ट लग जाता है जो कि फैक्ट्रीज एक्ट गवर्न करती है। सो बेसिकली दिस एक्ट इज़ शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट क्या कहता है कि हर पर्टिकुलर स्टेट में एक लीव्स एंड हॉलीडेज पे एक ये बेसिकली फोकस करता है कि हर स्टेट की अलग पॉलिसी होती है, डिपेंड्स कि आप कौन सी स्टेट पे हो। तो उसमें आप कितनी अपने एम्प्लॉयज़ को आप कितनी लीव्स दे रहे हो, कितनी सिक लीव्स दे रहे हो, कितनी पेड लीव्स दे रहे हो। सो ये इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर है। कितनी आप अपने एम्प्लॉयज़ को मैटरनिटी लीव ले रहे हो, मैटरनिटी लीव दे रहे हो फीमेल वर्कर्स को। सो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो सरकार ने मैंडेटरी कर रखी हैं। इन केस इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट देन यू आर इन शॉर्ट कमिटिंग अ क्राइम। एंड इन केस किसी एम्प्लॉयज़ ने या किसी भी एनी ऑफ द एम्प्लॉयज़ इफ़ वो अगर इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेता है, सो यू आर बाउंड टू आंसर दैट। नाउ इस लेक्चर को हम ख़त्म करने से पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अ थंब रूल, एक बोनस एक्ट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो कि एक एम्प्लॉय को, एक ग्रेजुएट को पता होना चाहिए, जिस एक्ट का नाम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ये एक्ट काम आता है जब एम्प्लॉय को जॉब पे रखा जाता है या हटा दिया जाता है। ये एक्ट गवर्न करता है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की रिलेशन कैसी रहेगी, और किसी भी एम्प्लॉय को आप ऐसे ही फायर नहीं कर सकते हो अपनी कंपनी से। उसको फायर करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। इन केस टर्मिनेट करने में और रिज़ाइन देने में बहुत फ़र्क होता है। इनकेस आप टर्मिनेट करते हो किसी भी एम्प्लॉय को तो आपको उसका कॉम्पनसेशन जो कुछ भी बनता है वो देना पड़ेगा। वो सारे रूल्स इस एक्ट के अंदर गवर्न होते हैं। सो इन केस इफ़ यू आर फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, यू शुड गो थ्रू दिस एक्ट वंस, एंड ये एक्ट आपको क्लियरली बता देगा कि आपका कितना कॉम्पनसेशन बनता है इन केस यू आर टर्मिनेटेड, इन केस इफ़ यू आर फायर्ड। सो यू कैन रेज आउट द पॉइंट्स कि वाई हैव यू बिन फायर्ड। इन केस इफ़ यू हैव अ वैलिड रीज़न, आप ऐसे ही अपने एम्प्लॉयर से नहीं लड़ सकते हो। इन केस आपके पास कोई वैलिड रीज़न है, इन केस अगर आप को लगता है कि यू हैव अ वैलिड रीज़न कि आपको गलत टर्मिनेट किया गया है, सो यू कैन डेफिनेटली रेफर टू दिस एक्ट एंड यू कैन प्रोसीड फर्दर। और लास्ट में एक एक्ट ऐसा है जो कि आई थिंक सभी फीमेल वर्कर्स को जान लेना चाहिए, और वो है, आई गेस आप लोग समझ गए होंगे, वो है मैटरनिटी एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जिसमें कि मिनिमम 26 वीक्स की पेड लीव्स एक एम्प्लॉयर मैटरनिटी लीव के टाइम अपनी एम्प्लॉय को देता है। एंड दिस इज़ अ रूल, दिस इज मेंशन्ड इन द एक्ट एंड यू कैन नॉट डिनाई इट। सो अगर किसी भी मैटरनिटी लीव में जाने के लिए एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया जाता है या उसको रेजिग्नेशन देना पड़ रहा है, सो she can definitely go to the labor court and ask for a remedy, because this is a rule and you cannot send that employee on an unpaid leave basis. So this is the maternity act. I hope आज का लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो और आप अवेयर हुए हों अपने राइट्स के बारे में, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में,
And if you like the video, do like and comment below. You can share this video as much as you can. And thank you so much for sparing your time, for giving your time. Thank you.